कल थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था कलर के बारे में कि किसी कंपाउंड के कलर के बारे में अगर कमेंट करना हो आपको कि दिया गया कंपाउंड कलरफुल है कि नहीं है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सहायता से आप ये बात बता सकते हैं। किस रंग का होगा ये तो नहीं बता सकते कि दिया गया कंपाउंड का कलर क्या होगा, वो लाल होगा पीला होगा, ये रंग नहीं बता पाइएगा आप। लेकिन वो कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा आप ये जरूर बता सकते हैं विथ हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार। तो इसी टर्म को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये रंग बताता है। जनरली ये बात देखा गया है कि व्हाइट लाइट में ये जो विजिबल रेंज की ये सात रंग मेनली इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर हम लोग मान लें कि आप किसी सरफेस के ऊपर आप व्हाइट लाइट डाल दिए, सरफेस है और इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट लाकर डाला जा रहा है। इस व्हाइट लाइट में क्या क्या पड़ा होगा, VIBGYOR, ये सभी क्या होते हैं रंग उसके अंदर उपस्थित होंगे। अब इसके अंदर अगर चेक करें इसके भीतर जाकर तो पता चलेगा कि इसके भीतर मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन किसी नीचे वाले एनर्जी स्टेट में थे और जैसे ही इनको ये एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके और कहां चले गए, हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। तो अब जब जो एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब उन्होंने अगर कर लिया तो यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी और जो किसी आदमी को के द्वारा देखा जाएगा, आंख के द्वारा देखा जा रहा है, तो इसको कौन सा रंग दिखेगा, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा रंग सोख लिया गया। अगर मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में ये VIBGYO ये सारे रंग सोख लिए गए, तो ये ऑब्जेक्ट आपको लाल रंग का दिखेगा। बस समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, वो लाल रंग का आपको दिखेगा, क्योंकि जो लाइट आपको रिफ्लेक्ट किया जाएगा आप वही ना रंग देख पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट आपके आंखों तक पहुंचती है, ऑब्जेक्ट आपको उसी रंग का दिखाई देता है। सवाल यह है कि वो एब्जॉर्ब क्यों हुआ, वो एनर्जी सोख क्यों ली गई, क्योंकि उसी एनर्जी को सोख कर इसके इलेक्ट्रॉनों को ऊपर में क्या कर दिया गया है, भेजा गया है। ठीक है, अब यही चीज हम लोग को देखना है केमिस्ट्री में, कहां पे, डी ऑर्बिटल के केस में। ठीक है ना, डी ऑर्बिटल के केस में हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं ऑर्बिटल बना लिए 5 गो, और इसमें ऊपर में यहाँ पे 2 गो बना लिए, नीचे में यहाँ पे 3 गो बना लिए। अब केस कोई भी उठा लीजिए, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9, D9 तक का। अब बताएंगे D9 है क्या है बोले। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं, अब मान लेते हैं आप इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, ये D7 का केस है। अब अगर इसके ऊपर कहीं से एक व्हाइट लाइट आके पड़ा, एक एनर्जी यहां पर आके गिरी, इस एनर्जी को अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके इसने क्या किया कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर माइग्रेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में कुछ एनर्जी को यूज किया गया है। अब वो एनर्जी, अब ये जो व्हाइट लाइट गया इसके अंदर तो बहुत सारा रंग है, VIBGYOR सब है, इसमें से मान लेते हैं कि किसी खास रंग को इसके द्वारा सोख लिया गया। तो जो बचा हुआ रंग जो वापस आएगा उनका मिश्रण, मान लीजिए 2 रंग वापस आया, एक ग्रीन आया और एक कोई येलो टाइप का कुछ आ गया, तो ग्रीन और येलो को मिक्स कर लीजिए, जो रंग बनेगा उसी रंग का आपको ये कंपाउंड दिखाई देगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक कंपाउंड था जिंक का, जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था +2, बताइए इसका रंग क्या होगा, ऐसा कुछ है। हम लोग कहेंगे जिंक +2 का मतलब हुआ 3D10, कितना हुआ, 3D10। आज जब आप 3D10 का फोटो बनाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा का पूरा भर गया। तो अब इस पर जब एनर्जी पड़ेगी, भले ही वो एनर्जी सफिशियंट हो इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के लिए, फिर भी वो एनर्जी का वो यूज नहीं करेगा, क्योंकि भेजना भी होगा तो भेज के कहां पर रखेगा, उसके ऊपर में जगह है,
नहीं है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि दिया गया कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस होगा, इसमें कोई रंग नहीं होगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से आप किसी कंपाउंड का यह बता सकते हैं कि वो रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, मतलब कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा, ये बातें आसानी से बताई जा सकती है विथ हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बताइए, कोई दिक्कत? बना सकते हैं हम लोग। तो उधर जो आप D1 से लेकर D10 तक का फोटो बना के लाए थे, उसके बगल में लिख लीजिएगा कि ये कलरफुल है कि कलरलेस है। D10 वाले केस क्या होंगे, कलरलेस होंगे, बाकी सारे क्या है, लगभग कलरफुल है। क्या हुआ कितने में सिंगल एक हो जाए वही ऊपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन में वो इलेक्ट्रॉन होता था तो ऊपर नहीं जाता था, वो एनर्जी ले लेके ऊपर सेल, तो सेल छोड़ देता था। यहाँ पे तो एक ही एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, आराम से हो जाएगा। D1 भी हो जाएगा, ठीक है ना? बताइए कोई दिक्कत इसमें? तो अब आप लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पूरा पढ़ लिया। हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एजम्पशन देखा कि क्या क्या एजम्पशंस को माना गया है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में माना गया है कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, वो सब बात मान लिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने उसकी स्प्लिटिंग कराई, उसकी एनर्जी निकाला कि CFSC कितना होगा, फिर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक किया हम लोग कि मैग्नेटिक बिहेवियर उसका क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो म्यू कितना होगा, यानी उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ये सारा चीज हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। लास्ट में हम लोगों ने अब रंग को भी पढ़ लिया। यहाँ पे जाके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखना है कि क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोई कमियां भी हैं। बिल्कुल, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी कमी है। अब हम लोग चल रहे हैं क्या पढ़ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कमियों को पढ़ने। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह VBT और VBT की कमियां, उसी तरह CFT और CFT की कमियां। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आना होगा तो देखिए कहां कहां से उठा सकता है। ऑब्जेक्टिव में उठा सकता है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, आपसे पूछ सकता है कि इसका नाम कौन सा सही होगा, इसमें से इसके कौन से इसका आइसोमर है, हाइड्रेट कौन सा है, सॉल्वेट कौन सा है, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग। और अगर रिटन में आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो पूछ सकता है कि वर्नर की थ्योरी क्या थी, किलेट लिगेंड किसे कहते हैं, अच्छा किलेशन क्या है, लिगेंड्स किसे कहते हैं, ये सब छोटे मोटे डेफिनेशंस। या आपसे पूछ सकता है कि VBT क्या है, VBT की कमियों को लिखें, CFT क्या है, CFT की कमियों को लिखें। बस ऐसे बेसिक क्वेश्चन बिहार बोर्ड नहीं पूछता है, अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है ना? तो बड़ा ही लिमिटेड है। देखिए भले ही हम चैप्टर हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, लास्ट में इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे कि आपको क्या याद करके आना है, या आपके पास असाइनमेंट है उससे आप देख सकते हैं असाइनमेंट में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि VBT की तुलना में CFT जो है थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CFT की सहायता से हमें मैग्नेटिक बिहेवियर को तुलना करना, स्टेबिलिटी को तुलना करना, कई सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे वाइब्रेशनल मोशन वगैरह के बारे में, और इसके अलावा हमें एक और चीज के बारे में जानकारी मिल गई, वो है कलर ऑफ कंपाउंड के बारे में। तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर हैं, जिसका मतलब VBT क्या है, CFT क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब जब CFT के बारे में पढ़ लिए, तब चलते हैं हम लोग CFT की कमियों को पढ़ने। CFT की कुछ कमियां हैं जो कि नीचे दी गई हैं। सबसे पहली कमी कि CFT ने, हम आपसे लास्ट में पूछेंगे 5 कमी है, एक बार देखते हैं किसको किसको याद हो जाएगा, इसके संगे संगे याद करिए। CFT में पहले बार में ये बात कमी बताया गया है कि इसके अनुसार से मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड है, जो कि बिल्कुल भी वास्तविक नहीं दिख रहा, वो रियलिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा होता तो पानी में डालने पर डिसोसिएट हो जाते, तो यहाँ पे डिसोसिएशन तो हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि आयनिक बॉन्ड नहीं बना है। पहला बात इसने मान लिया है कि आयनिक बॉन्ड बना है, जबकि आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। दूसरा क्या है कि ये जो थ्योरी है केवल D ऑर्बिटल पर ही केंद्रित है। जब कोई लिगेंड मेटल के पास अप्रोच कर रहा होगा तो खाली D परेशान होगा, S और P को रिपल्शन नहीं हो रहा होगा, एकदम हो रहा होगा। तो काहे केवल D ही स्प्लिट किया, S और P स्प्लिट क्यों नहीं हुए, इसका भी जवाब इस थ्योरी के पास नहीं है, ठीक है ना? ये थ्योरी केवल और केवल D के बारे में ही चर्चा कर रही है। अगला इसका कमी ये है
कि ये थ्योरी इस बात को नहीं समझा पा रही है कि आखिर में स्प्लिटिंग ज्यादा कब हो रहा है और स्प्लिटिंग कम कब हो रहा है। हम आपको एक बात बोले थे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, तो का है आखिर इसका कुछ कारण तो होगा कि क्यों स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है स्प्लिटिंग ज्यादा कर रहे हैं, वो जो वियोजन उनका विघटन है वो ज्यादा क्यों हो रहा है। इसके बारे में इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि आखिर में इसमें क्या झंझट है। यहाँ देखिए, फ्लोरीन को जानते हैं आप लोग F-, और एक और लिगेंड को जानते हैं NH3। अगर बात ये कहा जाए कि मेटल यहाँ पर पड़ा हुआ है और इधर से एक लिगेंड आके अटैक कर रहा है, तो ज्यादा रिपल्शन कौन क्रिएट करेगा? फ्लोरीन ज्यादा परेशान करेगा कि अमोनिया ज्यादा परेशान करेगा? ऐसे तो आपको लग रहा है अमोनिया ज्यादा परेशान करेगा, होता भी वही है, लेकिन थ्योरेटिकली कोई इसका सपोर्ट नहीं है। क्या कि अगर हम ऐसे देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट पर देखें जो आप फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, तो उसमें बताया गया है कि चार्ज जितना फैला हुआ रहेगा, चार्ज जितना स्प्रेडेड रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही कम लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मेनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज सिस्टम, जहां पे आवेश क्या है, बिंदु के रूप में हो, वहीं पर ये फॉर्मूला ज्यादा कामयाब है। अब फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का साइज जो है वो काफी छोटा है, 2 सेल होता है फ्लोरीन में, उसका साइज क्या काफी छोटा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। अमोनिया जो है यहाँ पर साइज थोड़ा सा उसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल है, तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर तो साइज ज्यादा है, तो जो चार्ज है वो स्प्रेडेड है, फैला हुआ चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज क्या इकट्ठा है। दूसरी बात, ये न्यूट्रल है, ये माइनस चार्ज है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का घनत्व, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अराउंड होगी, फ्लोरीन के। तो इस तरह से तो ज्यादा रिपल्शन फ्लोरीन को करना चाहिए, ज्यादा स्प्लिटिंग फ्लोरीन को करना चाहिए। आपको हो रहा है कि फ्लोरीन वीक लिगेंड है, ये थ्योरी की गलती है ना है। थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वीक लिगेंड कब और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कब, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इसकी कमी है। अब इस सब का जवाब आपको मिलेगा कहाँ पे, सीनियर क्लासेस में मिलेगा, LFT में मिलेगा, लिगेंड फील्ड थ्योरी में इसका जवाब मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां देखिए, the theory rules out the possibility of having pi bonding. This is a serious drawback because is found in many complexes. इस पूरे कंपाउंड में जितना भी हम आपको अभी तक पढ़ाए हैं, क्या इसमें कहीं भी ऐसा चर्चा हुआ है कि मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड भी बनता है? तो VBT भी नहीं देखे हम लोग। यहाँ पर भी पाई, यहाँ तो बॉन्डिंग की बात ही छोड़ी, यहाँ पे सिर्फ आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोवेलेंट की बातें नहीं किया है। जबकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जहां पर पाई बॉन्ड भी बन रहा है। यहाँ पे कहीं पाई बॉन्ड जानते हैं ना, देखो सिग्मा बनता है सिंगल वाला, और उसके जो ऐसे ऐसे कर ओवरलैपिंग, उसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ये हम लोग 12th में पढ़े, 11th में पढ़े हुए हैं। तो बहुत सारे लिगेंड और मेटल के बीच में, लिगेंड मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे मेटल लिख लिया, यहाँ पे लिगेंड हो गया, यहाँ पर तो सिग्मा होता ही है, साथ ही साथ एक पाई बॉन्ड भी बनता है। और इस पाई बॉन्ड का जानकारी इस थ्योरी में नहीं है, ये भी क्या इसकी कमी है। और अगली कमी ये है कि इस थ्योरी में ऑर्बिटल के बारे में कोई महत्व नहीं दिया गया, ऑर्बिटल का कोई चर्चा नहीं है। तो जब ऑर्बिटल का चर्चा नहीं है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज जब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप ज्योमेट्री नहीं बता पाएंगे। अरे जब बताइएगा कि हे पर आके अटैक कर रहा है, तब ना शेप का निर्धारण किया जा सकेगा, तभी ना बताएंगे कि इधर से आ रहा है तो लीनियर होगा, इधर से आ रहा है तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। तो यहाँ पे ऑर्बिटल का कोई चर्चा ही नहीं किया गया। आज जब ऑर्बिटल का चर्चा नहीं होगा तो उस केस में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी ये शेप के बारे में नहीं बता पाए। ये 5 को ड्रॉबैक आपको बता दिए, ठीक है ना। एक छठा लिखना हो तो एक और लिख सकते हैं कि दिस थ्योरी हैविंग मेनी अजम्पशंस, इस सिद्धांत में बहुत सारी अवधारणाएं, पहले ही सीधे कह दे रहे, हई मान लीजिए, हई मान लीजिए, हई मान लीजिए, ये भी तो गलत है, तो मानिए लीजिएगा, तो तब उसमें प्रूफ कौन सी किया जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो ये भी क्या है, एक तरह की इसकी कमी है। चलिए कौन बताएगा 5 को, कोई हिम्मत करे, 5 को बताया भी ना, सुबह में एगो का पूरा बता दिया, पूरा A to Z। बताइए 5 को कौन कौन था, अरे भुलाई जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अभी जी हिम्मत करके बता देगा, 2 आदमी, और ही 3,
4 4 आदमी में हिम्मत है? हिम्मत है तो बताइए, अब ढेर दिन बाद दिखे, बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए। नहीं बुझाया, फिर से बोलिए। आयनिक बॉन्ड बनता, हाँ। क्या डी ऑर्बिटल क्या था? हाँ डी ऑर्बिटल माने खाली डी ऑर्बिटल के बारे में बताता है, हाँ बाकी। हाँ तो कुछ स्पष्ट कीजिए, अब खाली डी ऑर्बिटल के बारे में। और ये इसके बारे में नहीं बता पाया। हाँ, नहीं बता, हाँ। और ये लास्ट वाला भी नहीं बताया। ऑर्बिटल के बारे में कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है, बढ़िया। ठीक है, 5 को ये था, 5 को कमी था इसका, 5 को कमी देख लिया हम लोग। अब सीएफटी पूरा पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। पूरा पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कर दिए, खत्म कर, हम खत्म कर दिए। आपका पता नहीं है हमको, हम पढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, देखिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। आपसे कोई बाय द एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो यदि लिगेंड्स को उनकी प्रबलता के आधार पर सजाया जाए तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी। उस श्रेणी को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। वो श्रेणी कौन सी है, यहाँ पे लिखी गई है। इसमें से 5 7 को 10 को याद कर लीजिएगा लगातार, उसी को लिख दीजिएगा। गया, बच गया, रुक कहने का पंखा बंद कर रहे हैं। ठीक है ना, लाइट पंखा चलिए नहीं रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करते हैं। बस इस परिभाषा को याद कर लेंगे, इसमें से कहीं कहीं से 4 5 को याद है, बस कहीं कहीं से मैंने लिखने के समय ऑर्डर वा याद रखिएगा, कौन पहले कौन बाद में, भाई दो एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, हो जाएगा इतना, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक है बुक का। वो कौन सा है, ये मेटल कार्बोनिल बॉन्ड के बारे में है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे लिगेंड हैं जो कुछ अलग तरह का व्यवहार दिखाते हैं, जिनमें क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लेने की फिर देने की। तो उतना हम बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में जा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग को एक टॉपिक दिया है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, माने कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और वो थोड़ा सा मतलब अननेचुरल बिहेवियर दिखा रहे हैं, बाकियों की तरह दिखा नहीं रहे हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े थे तो लास्ट में कुछ स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन का केस आपको बताए थे हम, याद आ रहा है, जिसमें आप, हाँ जिसमें यहाँ पे ये नहीं होगा यहाँ पे ये होगा। जैसे BCl2 था, ठीक है ना, H2O था, इसे बहुत सारे एग्जाम्पल लास्ट में लोग पढ़े हुए थे। इसका कुछ स्पेशल शेप होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, याद आ रहा है ना। कुछ और वैसे ही मेटल कार्बोनिल के कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्पेशल टाइप के हैं, ऐसे में क्या करना होगा, याद करना होगा, ठीक है ना। तो ये मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ लिया जाए। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल के साथ जब कार्बोनिल आके जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है ना। इसको एज इट इज याद करना है। क्या लिख रहा है, जिक्सन होमोलेप्टिक क्या होता है, कौन हाथ एक दिन, हाथ हाथ उठे हाथ उठे। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक पढ़ाए हैं हम इसको। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक क्या है, बहुत कम ही लोग हाथ उठा रहे हैं। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक, बस, और कोई नहीं, बताइए आप ही बताइए। हाँ नहीं, अलग होना बिल्कुल सही है। अगर हमारे जो लिगेंड्स हैं वो एक ही तरह के हैं तो क्या कहेंगे वो, होमोलेप्टिक। एक से अधिक प्रकार के होंगे तो हेट्रोलेप्टिक। बात समझ में आ रहा है। जैसे जैसे जो लिगेंड आके सराउंड करते K4FeCN6, सारे 6 ओर से घेर रहा है, 6 का 6 क्या घेर रहा है, CN घेर रहा है, तो हेमोलेप्टिक हुआ, ठीक है ना। हेट्रोलेप्टिक का मतलब उसमें CN भी है, NH3 भी है, और भी एक दो है, तो क्या होगा वो हेट्रोलेप्टिक। तो जितने भी ये कंपाउंड्स होंगे वो क्या है, होमोलेप्टिक हैं। आइए देखिए, इन कार्बोनिल्स के पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, मैंने कहने का मतलब इसको याद कर लीजिएगा। वेल डिफाइंड का मतलब पता है, पहले ही से पता होता है स्ट्रक्चर क्या है।
देखकर बता दिया गया है। अब इसमें क्या होगा कि अब आप लोगों को ये नहीं करना है कि भाई इसका स्ट्रक्चर हम ये VBT से निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, इसमें निकालना नहीं, इससे स्ट्रक्चर को क्या करना हम लोगों को याद करना, लर्न करना है। कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे दिए गए इंपॉर्टेंट जो आपके बुक में बनाए गए हैं, जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ये चतुष्फलकीय होता है, हालांकि आपको लगेगा कि ये स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन होता क्या है? टेट्राहेड्रल। वैसे ही है पेंटा कार्बोनिल आयरन, ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता है, TBP होता है। और हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। कुछ कंपाउंड्स के यहाँ पे फोटो बनाए गए हैं जो आपके बुक में हो, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। ये टेट्रा कार्बोनिल निकल है, 4 गो कार्बोनिल, बीच में गो निकल, क्या नाम रख दिए? टेट्रा कार्बोनिल निकल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर देखिए इसका नाम है पेंटा कार्बोनिल आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्या नाम होगा इसका? ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल है। इसका नाम है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, ये कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। इसका देखिए इसका नाम क्या है? 10 गो कार्बोनिल है, डेका कार्बोनिल 2 गो मैग्नीज, डाई मैग्नीज, क्या नाम है? डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। यहाँ पर देखिए 8 गो है, तो ऑक्टा कार्बोनिल और डाई कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ इसका? 0। इसमें से भी इंपॉर्टेंट ये शुरू के 3 गो, अगर क्वेश्चन कहीं दिख जाता है तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद करके रखना होगा, जहां दिख जाए वहां पर उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है ना? तो कार्बोनिल के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो है वो वेल डिफाइंड है, पहले से बताए गए हैं, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे आपको यहाँ पे लिख दिए गए हैं, इसको आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिगेंड्स को, अब ये देखिए अभी तक जो आप लिगेंड्स पढ़े हैं, लिगेंड्स को कुछ भागों में बांटा गया था इसके पहले के पढ़ाई के हिसाब से। किस तरह से बांटे थे लिगेंड को? भाई बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, कोनो चार्ज है, कोनो न्यूट्रल है, बांटे थे हम लोग। एक एम्बीडेंटेड दिखा, एक फ्लेक्सीडेंटेड दिखा, यानी कि बहुत तरह के लिगेंड्स हम लोगों ने देखा। अब बॉन्डिंग के आधार पर भी लिगेंड कुछ तरह के होते हैं। एक वो लिगेंड जो खाली सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक वो लिगेंड जो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाए, माने अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दे दें, एक वो लिगेंड हो गए। एक वो लिगेंड जो सिग्मा भी बनाए और साथ ही साथ पाई भी बनाए। अभी तक यही ना देख रहे थे कि एगो डोनर एटम एक साइड से एगो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब अगर सोचिए कि एगो डोनर एटम एक बार में एगो सिग्मा भी बनाया, एगो पाई भी बना ले, तो थोड़ा सा कुछ तो अलग होगा ना केमिस्ट्री उसका। बात समझ में आ रहा है? यही ना CFT नहीं बता पाया है कि पाई बॉन्डिंग की कहानी क्या है। तो लिगेंड्स को 2 भागों में बांट दिया गया। एक दिया गया जो खाली सिग्मा बनाता है, और एक बताया गया जो केवल क्या करता है? सिग्मा और पाई दोनों बनाता है। अब जो सिग्मा पाई दोनों बना रहा होगा, ओकरो में 2 वैरायटी का है। एक वो लिगेंड्स जो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन देते हैं और पाई से भी इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक वो लिगेंड जो सिग्मा से दे के पाई से इलेक्ट्रॉन छीन ले। थोड़ा सा ये यहाँ पे आपके दिमाग में जोर पड़ रहा होगा। चलिए काम करते हैं, 1-2 स्लाइड आगे चल के पढ़ लेते हैं इसको, 1-2 स्लाइड आगे समझाएं। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे को समझाया गया है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। 1 सेकंड, पहले बात ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस के बाहर है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। कॉपी पर नोट मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाए। अगर आप पचा लेते हैं इसको तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी किसी को नहीं पूछेगा। नहीं नहीं, सिर्फ NCERT में नहीं है तो नहीं पढ़ना है। सिलेबस का मानक पैमाना क्या है? NCERT है ना, तो NCERT में जो चीजें नहीं है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, यानी बंधन के आधार पर लिगेंड्स कितने प्रकार के हो गए। यहाँ पे देखिए, एक वो जो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक वो जो सिग्मा और पाई दोनों बनाता है। तो जो सिग्मा बनाएगा वो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे लिगेंड L है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको बोलेंगे कि सिग्मा डोनेटिंग ओनली, ये सिर्फ सिग्मा से इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये लिगेंड, और कोई काम ये नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब दूसरा कहानी देखिए, एक वो लिगेंड जो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनाते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और पाई भी बनाते हैं। तो एकरो में क्या किया गया? एकरो में 2 भाग में बांट दिया गया। देखिए, सिग्मा से तो हमेशा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मेटल क्या करता है, लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन पाई में इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो ये पहला केस
जहां पे जो हमारा लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, सिग्मा से दे रहा है और पाई से भी दे रहा है। समझ में आ रहा है? सिग्मा से भी दे रहा है और पाई से भी दे रहा है। और एक वो कहानी जहां पे हम क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, और पाई से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्लियर है ये बात? भारी है? समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या कहेंगे कि लिगेंड को 3 भागों में बांट दिया गया। लिगेंड कितने भागों में बांटा गया? 3। एक केवल सिग्मा से लेने वाला, एक सिग्मा से लेने वाला और पाई से लेने वाला, एक सिग्मा से लेने वाला पाई से देने वाले। ठीक है ना? तो जो मेटल कार्बोनिल हैं वो इसी तरह के बॉन्ड को शो करते हैं, इस तरह के बॉन्ड को शो करते हैं। वो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन को देते हैं और पाई से फिर से ले लेते हैं। इसी चीज को समझना है हमें पीछे वाले टॉपिक में, ठीक है ना? तो केवल उस वाले केस को पढ़ना है, सब इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। चलिए उस पीछे वाले केस को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। धातु कार्बोनिल में जो मेटल कार्बोनिल है उसमें मेटल और कार्बन के बॉन्ड में S और P दोनों तरह के नेचर दिखते हैं। माने हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 ऐसा कुछ दिखता है। तो इसमें देखिए मेटल कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है M-C कार्बन में मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले यहाँ पर मेटल था, यहाँ पे हमारा वो कार्बोनिल है, लिगेंड है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मेटल को दिया। तो मेटल को जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कोई आपसे पूछ दे कि मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, इसमें डोनर कौन है, हम कहेंगे मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड में डोनर लिगेंड है और एक्सेप्टर कौन है? मेटल है। ठीक है? और दूसरा है मेटल कार्बन पाई बॉन्ड, इसमें डोनर कौन है? इसमें डोनर मेटल है और एक्सेप्टर कौन सा है? लिगेंड है। क्लियर है बॉन्ड? अब सवाल ये है कि इस तरह की बॉन्ड बनने से क्या फायदा हुआ? एक बात बताइए, केवल इसको बांधा गया, इसकी मजबूती, आज 2 को पकड़ के बांधा गया, इसकी मजबूती, और 3 को बांधा गया, सबसे मजबूत कौन होगा? 3 को वाला। जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, बंधों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे मजबूती भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये है A को बांधा गया तो कमजोर, और बांध दिए तो थोड़ा मजबूत। तो पहले सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ था सिग्मा, तो पहले उतनी मजबूती नहीं थी जितनी ये सेकंड बॉन्ड बनने से आ गई। तो इस तरह के बॉन्ड को साइनर्जिक बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? साइनर्जिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड के बनने से स्टेबिलिटी आती है, और इस स्टेबिलिटी के आने पर इसे साइनर्जिक इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? साइनर्जिक प्रभाव या साइनर्जिक इफेक्ट। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये बात? समझ में आया? ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें क्या क्या समझे हैं? लिगेंड, लिगेंड और अगर जैसे कि सुनिए जो बातें बताएं उसको हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। मेटल को के पास लिगेंड अप्रोच किया, लिगेंड में भी कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अप्रोच कर रहा है। हाँ सर। हाँ, सोमवार रविवार। हाँ चलिए, कार्बोनिल जब मेटल को अप्रोच करता है तो सबसे पहले कार्बोनिल के जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और मेटल के पास खाली है, तो इसमें ले आके वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डाल देता है, जिससे क्या बना? सिग्मा बना। जब सिग्मा बनेगा तो डोनर कौन होगा? कार्बोनिल, लिगेंड। एक्सेप्टर कौन होगा? जब ये बॉन्ड बन जाएगा तब मेटल कहेगा कि हमरो लगे तो पहले से छाटल इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या करेगा? अब अपने इलेक्ट्रॉनों को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा? डोनेट कर। इसको हम क्या बोलते हैं? अभी पाई बॉन्ड में डोनर कौन है? मेटल। एक्सेप्टर कौन है? याद रहेगा। इस तरह के बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? साइनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। और इससे क्या होती है? स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे इसको? हो जाएगा क्या हुआ? होने का तो साइनाइड के साथ भी होता है,
लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ कार्बोनिल है। अब बाकी की जानकारी जो है, संजोग खराब रहा अगर बीएससी वगैरह कर लिए तब आपको मिलेगा, एलएफटी वगैरह पढ़िएगा तब, अभी नहीं। ये कहा कोई लेता है? कोई नहीं लेता है। हम इतना डरवा देते हैं उसको 12th में। ये देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको इस पच गया, वो तो निकल गए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ज्यादा डॉक्टरी के क्षेत्र में। जो कमजोर है वो तो इतना डरा जाता है कि अब सीधे केमिस्ट्री नहीं, अब हिस्ट्री, अब बात खत्म, ठीक है ना, लेकर छोड़ देता है। अभी आप ही लोग के चेहरे से नहीं लग रहा है हमको कितना लोग कितना लोग पच रहा है, कितना लोग ऊपर ऊपर जा रहा है। जानते इसमें देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत केमिस्ट्री का नहीं है। अगर सीक्वेंस में पढ़ा जाए तो आपको एहसास होगा कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब कभी कभी आप उपस्थित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं कभी कभी, तो वो कहाँ से बुझाएगा? नहीं बुझाएगा। अभी देखिए, रोज इसको पढ़ाने के लिए 30-35 मिनट हमको पढ़ना होता है, तो हम रोज 30-35 मिनट पढ़ रहे हैं। अब पता नहीं आप जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता वो 3500 मिनट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कल कितने लोग एटलीस्ट आधा घंटा केमिस्ट्री पढ़े? हाथ उठाइए तो, कम से कम आधा घंटा ऐसा लोग पढ़े हैं? खैर में कुछ लबरइयो वाला हाथ होगा। अरे अब उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन ढीठ बच्चों के बारे में सोचिए जो हाथ अभी नहीं उठाया था, नहीं पढ़ क्या है अब सुनिए, अब यहाँ पे वो बच्चे जो हैं वो जानते हैं क्या सोच रहे हैं? बिना पढ़ले समझ में आ जाता तो कितना बढ़िया होता है। जब पढ़ रहा है वो कहते हालत खराब है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। झूठ बोले क्या होगा? लेकिन जानते हैं कुछ वैज्ञानिकों को से व्यवस्था होता है, मुड़ी में वो छेद कर देता है, हेमेसेंस कहीं से वो तार निकालते मुड़ी में खोस देते हैं, डाउनलोड हो जाता सीधे, टेंशन खत्म ना जी। सुनिए, तो जब डाउनलोड होता तो पता है क्या होता? तो इसी तरह के कंडीशन में हार्ड डिस्क क्रैश होता है। अब समझा रहे हैं हम क्या हुआ। नया नया एंड्रॉयड आया था, ठीक है ना, तो आप लोग पता नहीं पहले, अब आप लोग जानकारी है कि नहीं, वो वॉल्यूम वाला बटन और वो ऑन वाला बटन दोनों साथ में दाब के बीच वाला, और उसको हम लोग लेके चल जाते थे बूट मोड में। अब वहां पे क्या करते थे, मेमोरी कार्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के, मेरे पास पुराना फोरियो था, फोरियो का मतलब 2 पॉइंट समथिंग एंड्रॉयड, बहुत पुराना का बात बता रहा है। और नया नया 4.4 लॉलीपॉप या जेलीबिन कुछ ऐसे करके आया था। ये सबका नाम होता है, आपको पता है ना, ये सब नाम जानते हैं ना, एंड्रॉइड का वर्जन का नाम आता है, नौगट है शायद, 11 को नौगट बोलते हैं अभी। तो सबका एक एक नाम था, मार्शमैलो, ऐसे जेली बिन, ये क्या था, लॉलीपॉप, ऐसे करके किटकैट, ये सब एक एक कर करके आया है, सब वर्जन का नाम है। तो 4.4 मेरे पास था, मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग में हम थे, तो हम कहे कहीं नहीं इसको इंस्टॉल कर दें। मेरे पास एक पुराना फटीचर सा फोन था एंड्रॉयड, अब क्या किया, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाल के इसमें इंस्टॉल कर दिए। इंस्टॉल होने का हो गया, उसके बाद कभी ऑन नहीं हुआ फोन वही में रह गया। घर का लोग पूछ रहे थे ना, अभी काम नहीं कर रहा है फोन, अभी ईश्वर बताएंगे कि हम कांड किए हैं उसके साथ, खत्म हो गया। इसी तरह अभी इधर हाल फिलहाल की बात बता रहे हैं, इधर की बात बता रहे हैं, मतलब आज से 2 साल पहले लॉकडाउन की बात बता रहे हैं। एंड्रॉयड टीवी खरीद के आया, तो देखिए कि उसके भीतर शायद एंड्रॉयड 9 या 10 है उसके अंदर। तो हमको लगा कि एंड्रॉयड 11 चल रहा है, तो कहीं नहीं इसमें भी इंस्टॉल किया जाए। बस ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, डाउनलोड कर लिए नेट से, उसको डाउनलोड करके लगा के देखे नेट पर कैसे इसको, कैसे इसके बूट मोड में लेके जाते हैं। तो पावर बटन से बूट मोड में जा रहा था, बूट मोड में ले जाके इंस्टॉल कर दिया। अब कह रहा है कि जो आप इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो उस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब टीवी 2 भाग में बट गया है, हेने का और उजर हो गया, हेने का और चल रहा है। अब तुरंत कंपनी वाले को फोन। अच्छा, लॉकडाउन में बेचारा इंस्टॉल करने आया तो तमाशा कर रहा था कि भाई कैसे होगा, हाई हो दिस दैट। और लॉकडाउन में कोनो काम था नहीं, मान लिया आपके घरे टीवी लग गया 5 दिन पहले, अब वो खराब हो गया, नहीं चल रहा है। कंपनी बताइए कैसे आप टीवी दिए हैं, ये आधा पता चल रहा है, तो कह रहे कि हाँ जी। अब हम बात जानते थे यहाँ तो बुढ़बक होता है, कहा हो गया इसमें तो कुछ समझ नहीं रहा, हम इसको रिप्लेस कीजिए, अब क्या कीजिएगा। तब अब कंपनी से बात किया तो कंपनी उसका फॉर्मेट चेक कराया, कह रहा है कब से, हम आप लगा के उस दिन से चलाए नहीं, चलाए तो देख रहे हैं 2 भाग में चल रहा है। तो कहा सको इसका मतलब है कि इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है, तो वो सॉफ्टवेयर भेजा तो हमको ही मिल गया, फिर से पुराना वाला सॉफ्टवेयर चढ़ा तो फिर काम कर रहा है। तो जो सपोर्ट नहीं करता हो उस चीज को जबरदस्ती डाला जाएगा, तो यही सब होगा। आपका ब्रेन सपोर्टेड नहीं है इस चीज को लेकर। इधर देखिए,
एक छोटा सा और टर्म है, और ये हालांकि सुनिए एक और बात, ये बहुत ज्यादा अभी आवश्यक नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके एक टर्म है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी हो तो उसको पता होगा। यहाँ देखिए, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये शब्द ऑर्गेनोमेटालिक का, यहीं से एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट होती है जिसको ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेन का मतलब हो गया कार्बन, और मेटालिक का मतलब हो गया मेटल, यानी कार्बन और मेटल के बीच के बॉन्ड को स्टडी करते हैं इसके अंदर हम लोग। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड आपस में बना होता है। तो उसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड नाम के कोई एक आदमी था जिसने अपना एक रिएजेंट दिया, एक कोई एक कंपाउंड, इसी से रिएक्शन बार बार हम लोग कराते हैं। आप लोग भी कुछ खोज दीजिएगा तो आपके नाम पर हो जाएगा वो, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, RMgX है, सुन लीजिए केवल। यहाँ पे R का मतलब कार्बन, Mg एक मेटल, तो इसके बीच में बना हुआ बॉन्ड कौन सा है, ये मेटल कार्बन बॉन्ड है कि नहीं है। तो मेटल कार्बन बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अब आगे आता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है, फेरोसीन। फेरोसीन में ऊपर में एगो एरोमेटिक 5 कार्बन वाला रिंग होगा, नीचे में एगो एरोमेटिक 5 कार्बन वाला रिंग होगा। मतलब एरोमेटिक का मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन का ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और यहाँ से पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, फिर इसको फेरोसीन बोलते हैं। आपके लिए जरूरी नहीं है, केवल देखना था। और तीसरा जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें सिग्मा और पाई दोनों बनता है, जैसे ये मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, तो हमें पढ़ना सिर्फ इसी को था। ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म। सबसे लास्ट टॉपिक वो कौन सा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, चैप्टर समाप्त होगा आपका, तो वहां पे एगो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे लास्ट में देखिए तो एगो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी के लिए टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे बना, क्या पढ़ना है इसमें। हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टेबिलिटी को कैसे मेजर किया जाए, कैसे निकाला जाए। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या किए कि पहले मेटल को एगो लिगेंड से जोड़े तो बन गया Ml, फिर उस Ml को एक और लिगेंड से जोड़े बन गया Ml2, एक और लिगेंड डाले Ml3, एक और लिगेंड डाले Ml4। अब इस हर स्टेप के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये बाद वाला को ऊपर लिखते हैं, पहले वाला को नीचे लिखते हैं। ये सब याद आ रहा है, इक्विलिब्रियम इतना तो पढ़े हुए किए थे, याद आ रहा है नहीं सब ना। तो ये हर स्टेप के लिए K1 K2 K3 लिख लिया गया। मतलब अगर ये ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो हर स्टेप में K1 का मान इतना, K2 का मान इतना, K3 का मान इतना, K4 का मान इतना, लिख के बताते हैं इसको, ऐसे नहीं मजा आएगा। हम मान लिए कि मेरे पास एक मेटल था, इसके साथ एगो लिगेंड आया और ये बना लिया Ml, और इसके लिए हम लोग K1 की वैल्यू लिख लिए, K1 बराबर ऊपर में लिखे Ml और बटा में लिख लिए M और यहाँ पे लिख लिए L। फिर कहेंगे अब ये बने हुए Ml के साथ एक और L आके जुड़ा और इस बार बना लिया है Ml2। इसके लिए हम लोग K2 की वैल्यू लिखेंगे, K2 बराबर क्या लिखेंगे, Ml2 बाई M, और यहाँ पे लिख लेंगे Ml और यहाँ पे लिख लेंगे L। सिमिलरली यहाँ पर हमको लिखना हो Ml2 और प्लस में लिखेंगे L, तो यहाँ पे क्या बनाएगा बताइए, Ml3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, K3, ऊपर में लिखेंगे Ml3 डिवाइडेड बाई Ml2 और यहाँ पे लिखेंगे L। सही है। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग Ml3 प्लस में लिखेंगे L और ये बना लिया Ml4। इस सब में यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है, और यहाँ पे क्या बनाया, K4 बराबर ऊपर में लिख लिए Ml4 और बटा में लिख लिए Ml3, यहाँ पे लिख लिए L। अब इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, पदशः इसको बोलते हैं हम लोग। ये सबको, इस सबको बोलते हैं हम लोग स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, पदशः अस्थायित्व स्थिरांक है, कौन बात कर रहा है। इसको स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। मतलब ये हुआ
कि अगर ये ज्यादा K1 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ने लगेगी वैसे वैसे कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होने लगेगा। K1 की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब Ml का मात्रा बढ़ेगा। Ml बढ़ने का मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अब प्रोडक्ट तब ना बढ़ता है जब रिएक्शन जल्दी से आगे जाता है, ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो जल्दी आगे जाएगा। तो K1 बढ़ने से प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल होते जाएगा। तो ये है हर स्टेप का एक होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब हम आपसे ये कहें कि एक बात बताइए, ये सारे रिएक्शन को जोड़ के अगर एक नेट रिएक्शन लिखना हो तो उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट आप कैसे लिखेंगे? हम लोग कहेंगे लीजिए सारे रिएक्शन को जोड़ देते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो Ml बना है वही Ml ना सेकेंड स्टेप में यूज हुआ है, तो यहां से ये कट गया। सेकेंड में जो बना है वो यहां पे यूज हो गया, थर्ड में जो बना है वो यहां पे यूज हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब ओवरऑल लिखना हो तो क्या लिखेंगे? M प्लस 4 गो L, और ये क्या बनाएगा? Ml4। सही है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि अब इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखना हो तो क्या होगा? तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम मान लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं बीटा से। अरे आप x से कर लीजिए, y से कर लीजिए, z से कर लीजिए, बीटा से डिनोट कर लिए। अब ये बीटा बराबर क्या होगा? इसको लिखेंगे ऊपर और इसको लिख लेंगे नीचे। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहां पे आता है, आपसे पूछा जाता है कि डिड्यूस अ रिलेशन बिटवीन ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि पदशः स्थायित्व स्थिरांक और समग्र स्थायित्व स्थिरांक, इसको बोलते हैं हम लोग समग्र अस्थायित्व स्थिरांक। ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा? हम लोग हाँ इसके बीच में रिलेशन है। हम निकालते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 3, इसको मान लेंगे 4, इसको मान लेंगे 5। और हम लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 5, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। जिसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर में पहले बार में क्या था? ml और बटा m इंटू l गुना, यहां पे था ml2, यहां पे लिखेंगे ml इंटू l, फिर यहां पर हम लिखेंगे ml3, यहां पे लिखेंगे ml2l, अब फिर यहां पे था ml4 बटा ml3। समझ में आया क्या किए हैं? उधर जो एक को लिखे थे ना सबको, तो इधर जब बराबर की साइड ध्यान देखिए, जब भाई तीनों गुना करेंगे तो हाइयो गुना होगा, तो गुना कर लेते हैं इसको भी। ये बराबर हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। अब काटेंगे, ml से ml कटा, ml2 से ml2 कटा, ml3 से ml3 कटा, तो क्या आया? नया इक्वेशन आया। ऊपर में क्या बचा है? ml4, अब बटा इधर क्या बचा? m, अब कई गो l है, ये बराबर क्या हो गया? K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 आ गया। अब ये जो इक्वेशन हमारा हो गया 7, ये क्या हो गया? इक्वेशन 7 या 5 जो भी हो, देख लीजिएगा कौन था। 6 था, ये इक्वेशन 6 हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 6, एक और 6 से। ये 6 नंबर इक्वेशन देखिए, ये जो वैल्यू है ये K1 K2 K3 के बराबर है, और यही जो वैल्यू थी ये B की भी बराबर थी, बीटा के बराबर थी। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? यहां से लिख लेंगे, इसलिए बीटा बराबर K1 K2 K3 K4 हो गया। 8 बज गया जी। इससे क्या पता चल गया आपको? इससे ये पता चला कि अगर कोई रिएक्शन, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक से अधिक स्टेप में हो रहा है तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर होगा या प्रोडक्ट के बराबर होगा। सही है। अब सुनिए एक और चीज,
अगर हम आपसे ये कहें, अरे कौन बात कर रहा है, हद आ रही है, अभी 8 बजे, अभी 5 मिनट समय है हमारे पास। सुनिए, अगर हम आपसे ये कहें कि दो शब्द हैं हमारे पास, एक है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं अस्थायित्व स्थिरांक, और एक है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होगा? तो देखिए, जो चीजें अधिक स्टेबल होती हैं वो जल्दी नहीं टूटती, यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो डिसोसिएशन कम होगा। आज अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। यानी इससे पता चला कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी कि स्थायित्व स्थिरांक और वियोजन स्थिरांक, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये आपको सिर्फ इसलिए बताए हैं ताकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला आपसे बन जाए। वहां पे देखिएगा बीटा का वैल्यू दिया गया है आपको, और आपसे कह रहा है कि उसका इनवर्स बताइए, बोल रहा है ना, तो 1/, उतना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आपका चैप्टर क्या हो गया? ये समाप्त हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपने फिर से एक बार सक्सेसफुली इस चैप्टर को बर्बाद कर दिया। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि 40 से 50% तक कम से कम ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है? हाथ उठाइएगा। कितने लोग? कितने लोग 60 से 70 के बीच में है? कितने लोग लग रहा है कि 90% तक हमको आता है? 90% तक आता है। ठीक है, 90% तक आने वाला बच्चा निश्चित रूप से घर पे जाके मेहनत किया है। ठीक है ना? अब चूंकि अब जानते हैं, एक बच्चा हमसे बोला कि सर मैंने हमको नहीं बुझा रहा है, ठीक है, हम क्या करें? घर पे पढ़ाई करते हैं तो बुझेबे नहीं करते, ऐसे नहीं पढ़ते। एक बार पढ़िएगा तब तो बुझाएगा। ये बिल्कुल, देखिए, ये बिल्कुल संभव नहीं है ना कि क्लास में डायरेक्ट आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दिया जाए। आप घर पे जाके मेहनत नहीं किए और क्लास में आपको सीधे सीधे क्या हो गया, सबका सब समझ में आ गया। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। घर पे जाके मेहनत करना पड़ेगा। अगला अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या है जी? प्रिंस क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, ऐसे करके एक चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं। सुनिए, चैप्टर नंबर 7 में स्टार्ट कर सकते थे, पी ब्लॉक, बहुत लंबा चैप्टर है, ज्यादा समय खींच लेगा, इसीलिए हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 6 में न्यूमेरिकल तो उसमें नहीं है बिल्कुल, थ्योरी काफी सारी है, और थ्योरी जहां पे होता है जानते हैं क्या होता है, उसमें लगातार बना रहना जरूरी होता है। तो पीछे जो चीज पढ़ाया गया है उसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक होगा, तो लगातार नहीं रहिएगा तो क्या होगा, आपको बाउंस मारने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? चैप्टर हम लोग अब कल कल तो छुट्टी देना होगा हमको। कल दिन का छुट्टी दे दे? आज कौन दिन है? दिन बताइए ना। बुध है, तो भी फिर शुक्र शनिचर 3 दिन छुट्टी रहेगा। तो एतवार को होगा क्लास, तो क्या हो गया? सब कोई नहीं आएगा, टेस्ट देने आ जाइएगा लो। क्या क्या? तो सुनिए, कल हम बोले थे डीडी ट्रांजिशन के बारे में, आज कलर बताए हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन नीचे से जम के ऊपर जा रहा था, डी में से कूद के डीए में चल गया, जाने को ट्रांजिशन बोलते हैं, उसी को डीडी ट्रांजिशन कहा जाता है। और चार्ज ट्रांसफर आपको पढ़ेंगे हम लोग, कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम लोग, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना? टेस्ट हम लोग कौन सी का लिया जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। में कुछ था क्या भेजने वाला? हाँ, ठीक है, भी भेज देंगे। ये सुबह वाले बैच में भी सेम चीज पढ़ाई हुआ है।